हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने सीटेट 4 बार कैसे पास किया है। अब आप सब बोलोगे कि मैम सीटेट को 4 बार पास करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, तो आपको बता दूँ कि हर बार नए नए रूल्स आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बताया गया था कि जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, अब उसकी जगह जो है मेरिट बेस पर आपकी भर्ती होगी। तो यही वजह थी कि स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए थे, 92 ही आए थे। उसके बाद जब तक मैंने 130 प्लस नंबर नहीं अपने सीटेट में कर लिए थे तब तक मैंने सीटेट दिया है, यानी कि मैंने 4 बार सीटेट पास किया है, तब जाकर मेरे 130 प्लस मार्क्स आए थे। और कुछ ऐसी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी जिन टेक्निक का यूज करके, जिन कीवर्ड का यूज करके आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिर्फ एक वर्ड की वजह से ही आप अपना जो है आंसर सही कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है सीटेट में थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और हम लॉन्ग क्वेश्चन देखकर ही डर जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सीटेट का पेपर होता है वो थोड़ा लेंथी होता है और क्वेश्चन बहुत लॉन्ग आते हैं। क्योंकि बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन देखकर ही डर जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ कीवर्ड का खेल होता है। कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें पकड़कर हम अपनी जो है सीडीपी प्लस जो पेडालॉजी होती है उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 75 प्लस क्वेश्चन हमारे सीडीपी प्लस पेडालॉजी के होते हैं। और अगर आप अब 75 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको पता है कि आपका सीटेट पास करना कितना ईजी हो जाता है। क्योंकि बाकी जो 75 नंबर आपके बचे हैं, जो 75 क्वेश्चन आपके बचे हैं, अगर आप उनमें से 20 से 25 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आपको पता है ऐसे ही आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है। को आज के वीडियो में सिर्फ 5 टिप्स बताऊंगी, लेकिन वो 5 टिप्स ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें फॉलो कर लेते हैं, मैं दावा करती हूँ कि अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है सीटेट के लिए और आप, जैसे मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो पे, उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका सीटेट, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके 140 या 130 नंबर आ जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आपका सीटेट क्वालिफाई ज़रूर हो जाएगा। तो आप इतना करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। तो आपको एक बात और बता दूं, मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है क्योंकि मेरा न्यू चैनल है और मुझे अभी मैं ख़रीद भी नहीं सकती। तो इसलिए मैं आपको, चाहे तो मैं आपको बोर्ड पर भी लिख कर समझा सकती थी, लेकिन वहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लगता, इसलिए मैंने कॉपी में लिख के आपको समझाने की कोशिश करी है। एक बार आप अगर जो भी मैं आपको कॉपी में समझाने की कोशिश करूँगी उसे समझ लेते हैं तो आपका सीटेट 101% क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसे कीवर्ड बताऊंगी और कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा सीटेट में आते हैं, सिर्फ आपको उनको देखना है। और उन्हीं देखने के बाद जब आप एक बार वो वीडियो, मेरी ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि ये चीज़ आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने जो मेरी नोटबुक है उसमें ही आपके वो कीवर्ड लिखे हुए हैं और आपके वो 5 टिप्स लिखे हुए हैं कि जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपका सीटेट 101% इस बार ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, क्योंकि जो टिप्स नंबर 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिर्फ ये एडजस्ट करना है कि मैं आपको कॉपी में समझा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको लैपटॉप में समझाती तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपको कॉपी में समझाऊंगी कि कौन से वो 5 टिप्स हैं जिनकी वजह से आपका सीटेट पास हो सकता है। एक बार विश्वास करके इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और जो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने की उसे समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप इन 5 टिप्स को समझ लेते हैं तो आपका सीटेट पास करने से कोई नहीं रोकता, चुटकियों में आपका सीटेट पास हो जाएगा। तो मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ कि आप राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। कि आप बोलोगे मैम क्या राइटिंग है आपकी, क्योंकि मुझे जो मेरा बेटा है वो परेशान कर रहा था, तो मैंने जल्दी ही वो सब चीज़ आपके लिए लिखी हैं। क्योंकि आप सभी को पता है मैंने भी 4 बार सीटेट पास किया है, तो कुछ तो मुझे नॉलेज होगी, कुछ तो मुझे पता होगा कि कैसा एग्ज़ाम आता है, किस चीज़ को हमें नहीं करना होता और किन चीज़ को हमें करना होता है। अब मैं आपको कॉपी में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अब बात करूँगी कि जो मैं आपसे बार बार बोल रही थी कि मैं आपको कुछ ऐसे टैग वर्ड बताऊँगी जिनकी वजह से आप अपना सीटेट 100% पास कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं जो है टैग वर्ड की बात करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड्स,
मतलब जो भी पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं बच्चे के लिए आपको उन पर ध्यान देना है और वो ही हमारा आंसर राइट होता है, क्योंकि कभी भी हम बच्चे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो कौन से ऐसे टैग वर्ड हैं जो जब एग्ज़ाम में आएंगे तो आप उन सिर्फ टैग वर्ड को देखकर ही अपना राइट आंसर लगा देंगे। जो पहला टैग वर्ड है वो है अवसर देना। जिस भी क्वेश्चन में बच्चे के लिए अवसर देने की बात करी हो तो आपका राइट आंसर वही होगा। जहाँ पर बच्चे को प्रोत्साहन देने की बात कही गई हो वही हमारा राइट आंसर होगा। चर्चा में शामिल करेंगे, यानी कि कोई भी अगर एक्टिविटीज़ आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं या फिर कुछ भी आप बच्चे को ऐसा बताना चाहते हैं तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक ऑप्शन में लिखा होगा कि बच्चे को चर्चा में शामिल करेंगे। तो ये वर्ड जो चर्चा में शामिल करेंगे, प्रोत्साहन देना, अवसर देना, करके सीखने को देना, यानी कि बच्चा खुद करके सीखे, ऐसा जो ऑप्शन होगा वो ही आपका राइट आंसर होगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे सृजनात्मकता लिखा होगा, ठीक है, तो जहाँ पर सृजनात्मकता लिखा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। और अर्थपूर्ण अगर मान लिया आप बच्चे को, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे आप बच्चे को कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, तो जो भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो अर्थपूर्ण होना चाहिए, भावपूर्ण होना चाहिए, चित्रित होना चाहिए। अगर आप बच्चे को कोई ऐसी नॉलेज देना चाहते हैं जो परमानेंट उनके माइंड में फीड हो जाए तो आप बच्चे को उस जगह पर ले जाइए, यानी कि बच्चों को आप भ्रमण कराइए। और कारण का पता लगाना, यानी कि बहुत सारे ऐसे वे होते हैं क्वेश्चन जिनमें ऐसा होता है कि एक आंसर ऐसा होता है कि जैसे मैं बताती हूँ आपको कि एक बच्चा है जो परमानेंट स्कूल लेट आता है, मतलब अधिकतर कुछ टाइम से वो लेट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप पता लगाएंगे कि वो बच्चा लेट क्यों आ रहा है, यानी कि कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी विद प्रूफ, इनसे रिलेटेड जो भी मैं आपको यहाँ पर टैग बता रही हूँ। विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, यानी कि जैसे ही जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो उनमें वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी, मतलब एक ऑप्शन ऐसी गतिविधियों में शामिल करेंगे। तो अधिकतर ये टैग वर्ड है जिन पर आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप इन टैग वर्ड्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। कम से कम 1520 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इन्हीं टैग वर्ड से आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से नेगेटिव वर्ड है जिन पर आपको ध्यान देना है और जो आपको बिल्कुल नहीं करना। तो अधिकतर जो भी जैसे क्वेश्चन होते हैं, अगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो वहाँ हम आपको एक ऑप्शन ऐसा भी दिया हुआ होगा कि कठोर नियम, तो हम बच्चों के लिए कभी भी कठोर नियम नहीं बनाएंगे, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होता है। मतलब और जब आप करोगे तो ये सही, यही उसका राइट आंसर होगा। व्याकरण रटवाना, कभी भी हम बच्चे को व्याकरण नहीं रटवाएंगे। कंठस्थ करवाना, ये भी नहीं करेंगे। वर्णन करना, ये भी नहीं करेंगे। और आप सभी को पता है दंड तो हम बच्चे को बिल्कुल नहीं दे सकते और ना ही हम बच्चे को पीट सकते हैं। अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं बच्चे से रिलेटेड तो आप वो स्वयं लेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर टीचर हैं तो आपको अधिकार है बच्चे के लिए जो है निर्णय लेने का। तो आप प्रधानाचार्य से कोई निर्णय नहीं लेंगे या परामर्श नहीं लेंगे। त्रुटियाँ बल देना, यानी कि अगर कोई बच्चा त्रुटियाँ कर देता है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा बल नहीं देंगे। कम नंबर देना, ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो आप उसके मार्क्स काट देंगे या फिर उसको कम नंबर देंगे कि इसने ये गलती करी है। केवल मात्र ही, यानी कि जिस क्वेश्चन में केवल या मात्र या केवल एक ही ऐसे शब्द लिखे हुए हो तो वो भी हमारा जो आंसर है वो गलत होता है। तो आपको 3 पॉजिटिव आंसर दे देंगे, एक नेगेटिव दे देंगे कि केवल ऐसे केवल लिख के या कम नंबर देना ऐसे लिख देंगे या फिर वर्णन करना। तो आपको इनका ध्यान देना है इन वर्डों पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो टैग वर्ड्स बताए थे उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताऊंगी। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, किसी छात्र के बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। यानी कि कोई स्टूडेंट है जो स्कूल काफ़ी टाइम से अनुपस्थित रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे। अब जो हमारे ऑप्शन दिए हैं वो है उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे, यानी कि जो अदर स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में आप उनसे पूछताछ करेंगे, या फिर छात्र के जो अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लगाएंगे। इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे या उस छात्र को दंड देंगे। तो आप सभी को बताया था मैंने कि दंड तो हम कभी नहीं देंगे बच्चे को। अगर हमने बच्चे को दंड दे दिया तो आयोग हमें दंड दे देगा, यानी कि हमारा सीटेट जो है क्वालिफाई होने से रुक जाएगा।
और अब हम क्या करेंगे, छात्र के अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लगाएंगे। आपको पता है जो टैग वर्ड मैंने आपको बताया तो उसमें एक टैग वर्ड भी ये भी था कि सही कारण का पता लगाएंगे। जो टिप्स नंबर 2 है वो है नकारात्मक और सकारात्मक, यानी कि जिस क्वेश्चन में बच्चे के लिए नकारात्मक बातें लिखी हों वो वाला आंसर आप कभी भी नहीं चुनेंगे, यानी कि वो क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। तो अभी जो भी जहाँ पे बच्चे से के लिए सकारात्मक बातें बोली गई हों, पॉजिटिव हो, वही क्वेश्चन आप राइट करेंगे। हमेशा आप बच्चे के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव सोचकर ही आप अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। अभी मैंने जो आपको बताया था कि कौन से जो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा था पुस्तक भी लिखा था, यानी कि बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी एक ऑप्शन ये भी दे देते हैं आपको कि बहुत मोटी बुक का यूज करेंगे या फिर ऐसी बुक आप यूज करेंगे जिसमें पाठ्यक्रम बहुत कम दिया हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ अब इसके जो 4 ऑप्शन है वो क्या है। तो जो पर्यावरण की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है उसमें शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। सही बात है, जो हमारी एनवायरनमेंट की बुक होती हैं वो विविधपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी देती हैं। ऑप्शन है वो यह वास्तविक कहानियाँ और धारणाओं से शामिल करती हैं, मतलब इनमें वास्तविक कहानियाँ और धारणाएं को शामिल किया जाता है। परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अब देखिए, जो मैंने आपको टैग वर्ड बताए थे कि आपको किन को पकड़ना है। परिभाषा, हम कभी बच्चे को परिभाषा नहीं सिखाएंगे, कभी भी बच्चे को व्याख्या नहीं सिखाएंगे, और आपको पता है कभी भी हम बच्चे को किसी भी चीज़ को कंठस्थ करने के लिए नहीं बोलेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है यही है, लेकिन नेगेटिव है। आपको पता है ये नेगेटिव आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा टिप्स है। बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर, 90% सटीक विश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है जो पैडालॉजी होती है उसमें भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं सीडीपी में जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन लगते ही लगते हैं। जैसे कि प्याजे का सिद्धांत हो, कोलबर्ग का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है और एनसीएफ 2005, इससे 10 से 11 क्वेश्चन लग जाते हैं, यानी कि 10 से 11 क्वेश्चन तो इसी से लग जाते हैं। और मूल्यांकन से भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बुद्धि से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और अनुवांशिक और वातावरण, आप सभी को पता है आज तक का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ कि ये जो मैंने इतने सारे टिप्स लिखे हैं, यानी कि इतने सारे जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखे हैं, आपको बताया है, इनसे क्वेश्चन ना लगे हों। पुस्तक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी आते हैं, अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और सृजनात्मकता से। तो फ्रेंड्स, कुछ जो है टॉपिक मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता रही हूँ जिनसे क्वेश्चन लगता ही लगता है। जैसे अभिसारी चिंतन, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। अपसारी चिंतन और समावेशी शिक्षा से भी कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और विकार और अक्षमता, आज तक का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ अगर इनसे एक क्वेश्चन ना लगा हो। जैसा डिसलेक्सिया क्या है, हमारे पढ़ने से रिलेटेड है, यानी कि पढ़ने में अक्षमता। डिस्कैलकुलिया हमारे मैथ्स में अक्षमता। एफेजिया हमारी भाषा में अक्षमता। तो आपको इन टॉपिक को भी पढ़ लेना है, अभी आपके पास समय है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते कि आपको क्या नहीं करना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो हम क्या करते हैं, कभी कभी सारे क्वेश्चन जो हमारा पेपर होता है उसमें पढ़ लेते हैं और वहीं पे पेपर में ही गोल गोल ऐसे ही निशान लगा लेते हैं। और जब हमारे पास बहुत कम समय होता है तब हम एक साथ सारे गोले भरते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। मैंने देखा है बच्चों के लास्ट में आके बहुत सारे क्वेश्चन फिल भी नहीं हो पाते, फिर वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। मैंने अपने सामने कई बच्चों को रोता हुआ देखा है। तो आपको अगर 10 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन फिल कर लीजिए। फिर आप 10 क्वेश्चन का ऐसा टारगेट बनाइए, फिर 10 क्वेश्चन फिल कर लीजिए। पेपर को 2 खंडों में डिवाइड करके आप कर लीजिए कि पहले जो आपको बिल्कुल सटीक आंसर आते हैं उनको लगा लीजिए, और बाद में जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे क्वेश्चन याद नहीं है तो आप लास्ट में 5 मिनट पहले उन सभी क्वेश्चन को फिल कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपका CET 101% ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।